नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए पर्यावरण के क्वेश्चंस देख रहे थे हम। अब पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हमने डन कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डन कर लिए। ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या जो मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं, जो एनसीईआरटी से बनाए, ठीक है, क्योंकि एनटीए आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा और क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर 13 से 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट जब मैं आपको सोर्स ही बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप बिल्कुल, और एनसीईआरटी क्लास 12th एनसीईआरटी, ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल पढ़ के जाइए, ठीक है। इनको बिल्कुल पढ़ के जाइए और यहाँ क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करवाए जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन से लेकर। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, उपर्युक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है, ठीक है। मेन सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस के मेन सोर्स है, ठीक है। मैं ऑप्शंस इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ऑप्शंस पढ़ता हूँ तब तक आपको सोचने का टाइम मिल जाता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचता है, ठीक है, टाइम आपका बचता है उससे। चलो, टाइम बचाना भी है और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेत, कोल माइनिंग यानी कोयले का खनन, पेट्स पालतू पशु या फिर वेटलैंड आर्द्र भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है इन सभी से निकलती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इन सभी से निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आई होप ठीक लगा होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। फर्स्ट, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। इस तरीके के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप, आई रिपीट, मैंने आपको बताया था केमिकल्स और केमिकल्स के साथ ऐसा टेबल जरूर करके जाइएगा केमिकल्स से। और मैं इससे संबंधित सवाल भी ले रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी ले रहा हूँ। मैं ग्राउंड लेवल ओजोन की भी बात करी थी, परऑक्सीड नाइट्रेट की बात करी थी, पार्टिकुलेट मैटर की बात करी थी, फ्लाई ऐश की बात हो चुकी है, ठीक है, इन सब के बारे में बात हो चुकी है। तो अगर आपने मैंने बताया भी था कि आप हमेशा ऐसा टेबल को यूं बना के रखिए, तो सब आप एक जगह होगा ना, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा ना उतना ही आसान होता है उसके लिए रिवाइज करना चीज़ों को, और याद रखना भी उतना ही आसान होता है, ठीक है। अल्टीमेटली तो आपको याद रखनी ही है चीज़ों को, ठीक है। बट किस तरीके से याद रखते हैं, कितना समझ के याद रखते हैं, वहाँ से आपको उसकी चीज़ें ये होती है कि एग्जाम में आपको अच्छे से रिकॉल हो पाती है और फिर आप कंफ्यूज नहीं होते और डायरेक्टली आंसर्स को अच्छे से टिक करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा या अस्थि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा बोन मैरो इफेक्ट होती है सबसे पहले न्यूक्लियर रेडिएशन से, ठीक है। बोन मैरो सबसे पहले इस इफेक्ट होती है। ये बीच बीच में मैं स्लाइड्स इसलिए डालता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम 20 से चालू है, शायद 20 या 21 से चालू है एनटीयूजीसी के। तो आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं तो वो भी कवर करवाने हैं। तो जैसे मैंने एक बायोस्फीयर रिजर्व पे बना दिया, ठीक है, जैसे मैंने एक बायोस्फीयर रिजर्व पे एक टॉपिक बना दिया, जैव मंडल संरक्षण, ठीक है, एक उस पर बना दिया था। फिर आपको पता है एक प्रोटोकॉल्स को लेकर, उपसंधियों को लेकर बना दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। तो यही मतलब तरीका होता है कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे आप कितनी चीज़ों को, मतलब जो रिपीट होने के चांस है उनको आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स उपसंधि को लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस उससे बन ही सकते हैं। अब आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एक्ट एक बार ये कर लेते हैं, इसके बाद वापस क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस क्वेश्चंस देख लेंगे। और अच्छा चलो, इसको लास्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जिसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चंस कर लो, फिर इस स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है। जापान में 1953 में मिनामाटा डिजीज हुई थी। जापान की 1953 में होने वाली मिनामाटा व्याधि, जिसमें भी मछलियां संक्रमित थी, किस पदार्थ के अधिक्य के कारण हुआ था, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ मिनामाटा का, तो ये सिंपल रिवीजन वाला क्वेश्चन है। निकिल, सीसा, पारा या कैडमियम, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, ये लो हिंट, ठीक है, ये लो हिंट। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, मरकरी, और हिंदी में इसको बोलते हैं पारा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पारा। इसी के साथ मैंने आपको बताया था एक कैडमियम के बारे में बताया था। कैडमियम के डेफिनेशंसी से कौन सी होती है, एक इताई, 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 इताई नाम है, इताई, इताई कैसे भी याद रखो, ठीक है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया था, ब्लू बेबी जब बच्चा नीला हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब सिम्टम, दिखना कैसा दिख रहा है। और ये क्या है, ये किससे होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स के कंपाउंड से, ठीक है।
नाइट्राइट से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट चल रहे हो, ओके। विच टॉक्सिक एलिमेंट इज न्यूज़पेपर। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं करने, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है मैं इतने सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करता रहता हूँ, यही स्ट्रेटेजी होती है, कोई एक पर्टिकुलर एक वीडियो को देख के स्ट्रेटेजी नहीं बनती, ठीक है। यही सब स्ट्रेटेजीज होती है, किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको बता दिया, ऑर्गेनाइज रहना है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा रखना है। आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, यही सब तो स्ट्रेटेजी, और अलग से थोड़ी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। पारा, लेड, मैंगनीज या कैडमियम। मरकरी, लेड, मैंगनीज या कैडमियम। तो अखबार में कौन सा होता है, तो इसमें अखबार में होता है अपने लीड या फिर लेड, ठीक है। लीड होता है अखबार में। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहा हूँ पेन पेपर लेके रखिए, ये नोट कर लीजिए एक जगह, ताकि फिर एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि आज हो गया है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा गलत होगा तो डिजास्टर हो जाएगा वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। इन पेड़ों में से ऐसे क्यों कहा होगा, क्योंकि इससे बाकी पेड़ों को नुकसान होते होंगे, ठीक है। एक विलायती बबूल भी आपने नाम सुना होगा। तो है सफ़ेदा, एप्रिकॉट, कोकोनट पाम या ग्रे एल्डर। हिंदी में भी ऑप्शंस पढ़ते हैं, सफ़ेदा, खुबानी, नारियल का ताड़ या ग्रे एल्डर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, इसलिए उसका नाम इकोलॉजिकल टेररिस्ट या पारिस्थितिक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो ज़्यादा है वो है सफ़ेदा, ऑप्शन ए, ठीक है। सफ़ेदा का प्लांट वो आसपास और बाकियों को ग्रो करने नहीं देता, इसलिए इसका नाम है सफ़ेदा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। सिंपल है, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं पूछा है, होता है नहीं पूछा, नहीं होता है पूछा है, तो ऑप्शंस को ढंग से रीड करिए। लोग क्या करते हैं कि एक एक वीडियो मतलब पूरी मोटिवेशनल स्टडीज या स्ट्रेटेजीज शेयर कर देंगे, किस तरीके से नेट जीआरएफ क्रैक करे, क्या करे, वो करे, ये ठीक है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपको क्वेश्चंस जब आपको अटेम्प्ट करवा रहे हैं तो उसी के थ्रू स्ट्रेटेजीज क्लियर हो रही है, ठीक है। मेरा मानना तो यही है, ठीक है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको चीज़ें अपने आप खुद से क्लियर होती रहेंगी कि हाँ हाँ इस तरीके से करना है। ये स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं होती पहले बैठ के पूरी चलते रहो कि स्टार्टिंग में बेसिक प्लानिंग जरूरी होती है, प्लानिंग जरूरी होती है, बट उसके बाद आप चलते रहोगे तो वैसे वैसे आपकी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई होती रहेगी। और हर एक की एक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है। कोई हो सकता है इस मोमेंट पे लास्ट वाले रिवाइज कर रहा होगा किसी ने, बट कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी होती है, कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो बिल्कुल करनी होती है। जैसे कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, एनसीईआरटी की बुक से सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए, वो बुक से गलत हो रहा है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कंपटीशन के आप बाहर हो अगर वो एनसीईआरटी के सवाल से गलत हो रहा है तो। यानी कि आपने बेसिक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्लास ट्वेल्थ की आपने बेसिक क्लास एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी, तो नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपने एनसीईआरटी की किताब ही नहीं पढ़ी, तो ये तो एरर है ना यार, ये तो गलत बात है, ये तो बात ही गलत है, बैठती नहीं है। फिर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, नहीं होता है या होता है, ऑप्शन को जल्दीबाजी में टिक कर रहे हो, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, बार बार एक ही चीज़ को 10 जगह से अलग अलग पढ़ के आपने बिखेर दिया पूरा। उपसंधि का जैसे मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसमें मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ रह जाती है, मैंने 15 से 20 कवर किए उसमें उपसंधियाँ, फिर भी कुछ प्रोटोकॉल उसमें रह जाते हैं, तो आप क्या किए, मैंने वो बताया था एक टेबल वो ऐसे ही बना के रखिए, उसमें पेज छोड़ दीजिए, और कहीं और से मिलता है तो उसको ऐड कर लेना, बस इतना सही तो है। कोई रिसेंट में हो रहा है तो यहाँ न्यूज़ में डाल देना। तो ये सब चीज़ें तो है, लेकिन ये करनी तो आपको ही पड़ेगी ना, चलना तो अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा ना, कोई और थोड़ी जीतेगा। कोच तो सिर्फ आपको यही बता सकता है ना कि आप ये खाए पिए, ये करे, ऐसे करे, अल्टीमेटली दौड़ना किसको है, वो तो आपको ही है। अब आपको समझो कोई आपको दौड़ा भी दे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। चलो आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है। डीजल इंजन, परागकण, ताप विद्युत शक्ति केंद्र या जल विद्युत शक्ति केंद्र। अब डीजल इंजन तो करेगा ही करेगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। थर्मल पावर स्टेशन भी करेगा ही करेगा, ये भी नहीं हो सकता। अब दो बचे, तो दो में रिलेटिवली पोलराइजेशन ये भी करता है, तो ये भी करता है। और लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में एयर पोल्यूशन, इन जनरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक में एयर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पानी से संबंधित है ये तो। पानी का टरबाइन पे गिरता है, ठीक है, पानी टरबाइन पे गिरता है, ठीक है, पानी क्या है, टरबाइन पे गिरता है, और टरबाइन क्या है, ऐसे घूमता है तो क्या है, बिजली बनती है। बिजली कौन सी बनती है, एसी बनती है, ठीक है। वहीं सोलर से कौन सी बिजली बनती है, सोलर वाले पैनल से डीसी बनती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। लाइकन 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 जो है इज मोर सेंसिटिव टू, किसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स बोलते हैं ये, अगर इनमें कोई चेंजेस आता है तो इनसे पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में प्रदूषण या एनवायरनमेंट में कुछ परेशानी है। तो निम्न से लाइकन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है, आपको ये बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ASO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो फिर इनकी ग्रोथ हटने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इससे पता चल जाता है कि लाइकन है। ठीक है, लाइकन है। चलो, हाउ मच डेसिबल नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय साउंड? ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होता है, मतलब इन जनरल ये है कि जिसको अपन प्रदूषण बोलेंगे। नॉइज तो पूरे में आएंगे क्योंकि नॉइज तो डेसिबल में ही है, लेकिन इन जनरल अपन बोलेंगे कि पोल्यूशन का। ठीक है, आप सोचिए। और मैंने टर्की वाले भूकंप पे भी वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देखिएगा किस तरीके से क्या हो रहा है, कौन सी प्लेट्स कहाँ मूवमेंट कर रही है, क्या है एपिसेंटर, क्या है अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है आपके टॉपिक। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो 50 से 60, 80 से 90, 40 से 70, 20 से 35, तो 80 से 90 डेसिबल को इन जनरल नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में बताया जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करेक्ट हो रहे होंगे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पोल्यूटेंट? एक प्राइमरी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी पता होने चाहिए आपको। सेकेंडरी का सबसे कॉमन एग्जाम ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड ओजोन। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। प्राइमरी तो डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। प्राइमरी होते क्या है? प्राथमिक, वो तो बताओ। प्राइमरी होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी सोर्स से डायरेक्ट रिलीज हो रहे हो एनवायरनमेंट में, सोर्स से डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं पर्यावरण या एनवायरनमेंट में। ठीक है, बट ये क्या है, दो या दो कंबाइंड ऑप्शन मिलके। ठीक है, जैसे ये PAN प्लस हाइड्रोकार्बन मिलके ग्राउंड ओजोन बनती है। ठीक है, दो से मिलके ये बन रहा है ग्राउंड ओजोन, इसलिए ये सेकेंडरी हो जाता है। तो आपको बताता है ना प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। अब आंख बंद करके उपरोक्त सभी मत कर देना। ठीक है, सोचना पहले। तो SO2 डायरेक्ट निकलती है, बिल्कुल डायरेक्ट निकलती है। बहुत सारे जो अपने ज्वालामुखी होती है उनमें से बहुत सारी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होती है उसमें निकलती है। और भारत इनफैक्ट फर्स्ट नंबर पे है SO2 में सभी देशों में। CO भी निकलती है गाड़ियों से, NO2 भी निकलती है गाड़ियों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। चलो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। इंक्रीज्ड कलेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT एट हायर न्यूट्रिशन लेवल्स इज कॉल्ड। DDT है कि सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह क्या कहलाता है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांक, जैविक विभव या जैविक मान? बताइए बताइए। इकोलॉजिकल पिरामिड आपने पढ़ा होगा ना। पिरामिड, पिरामिड पे एक सवाल बनेगा, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रोक रखा है। ठीक है, पिरामिड के ऊपर, पिरामिड के ऊपर एक मैंने सवाल ले रखा है। ठीक है, ये होते हैं अपने प्राइमरी, प्रथम, फिर यहाँ पे होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, फिर यहाँ पे होते हैं टर्शरी, सबसे ऊपर टर्शरी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पिरामिड है ना, पिरामिड जैसा बन रहा है ये, इस आकार को ही पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड, इस आकार को क्या बोलते हैं? पिरामिड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, यहाँ जैसे घास हो गई, फिर यहाँ घोड़े हो गए हैं, फिर यहाँ पे जैसे हिरण हो गया, फिर यहाँ शेर हो गया, तो इनका नंबर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती है 10%। इसको बोलते हैं लिंडमैन प्रिंसिपल है, लिंडमैन्स प्रिंसिपल होता है ये। ठीक है, गट लिंडमैन्स प्रिंसिपल। तो ये बताना है आपको। तो 10-10% इकट्ठी होती रहती है। तो जैसे पानी में कुछ आपने फसलों से वो पानी में चला गया, फिर पानी से वो जान दूसरे में इकट्ठा हो जाएगा, फिर दूसरे से 10-10% ऐसा होता होता इकट्ठा होता हुआ जो आखिरी जानवर होगा, तो आखिरी में अपन ही होते ज़्यादातर, तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ये, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, क्यों उसमें 10-10% ऐड होता जा रहा है, क्यों वो निकलता है क्यों नहीं है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से ही तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, वो होता है वाटर सॉल्यूबल होता है या फैट सॉल्यूबल होता है, क्या होता है DDT? ये क्या चक्कर किया, क्या बोल दिया भाई? पानी में घुलता है या फैट में घुलता है? क्यों पानी में घुलेगा तो, पानी में घुलेगा तो अपने एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा ये, लेकिन पानी में नहीं घुलता होगा तो कैसे निकलेगा बाहर? यही तो बात है भैया। तो सिंपल लॉजिक है हर चीज़ों का। चलो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और पता चली गया आपको, 10% लिंडमैन प्रिंसिपल है वो चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आज के क्वेश्चंस हो गए। अब अपन लास्ट में अपना जो ये बच गया इंपॉर्टेंट, ये इसलिए क्योंकि मेरे को पता था अभी तक आपने पेन पेपर तो ले नहीं रखा होगा, फिर भी अभी अनुरोध है एक बार और कि आप पेन पेपर अभी भी ले लीजिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पे मैक्सिमम स्कोर कर लीजिए।
भाई हमारा तो प्रयास यही है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन या मैक्सिमम कम टाइम में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलो फिशरीज एक्ट की बात कर लेते हैं। एक बार ये पेन पेपर ले लो, आप नहीं लिया हो तो आपने। ठीक है, और ये लिख लीजिए आप, वही टेबल बना के लिखिए आराम से, एक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, फिर इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। ठीक है, तो फिशरीज एक्ट पूछेंगे, मछलियों से संबंधित कब का है? 1897। फिशरीज एक्ट 1897। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट की डेफिनेशन यहीं पे है, फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वो सब इसी के तहत आते हैं, रिजर्व्ड, अनरिजर्व। ठीक है, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सीधा एक्ट का ईयर पूछेगा कब का है, 1927, या फिर अरेंज करने के लिए भी दे सकता है पहले कौन सा, पहले कौन सा। माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, एमएमडीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएमडीआर, खनन से संबंधित 1957, इसमें भी अमेंडमेंट कर रखा है। हेल्प नेल्प इससे संबंधित है, पॉलिसियाँ ऐसे आ जाए, हेल्प और नेल्प किससे संबंधित है? ठीक है, हेल्प और नेल्प किससे संबंधित है? तो ये मिनरल इससे है, इससे संबंधित है, माइंस से लेकर। ठीक है, इसी में एक होता है डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। जो माइंस से क्या होता है, नुकसान होता है, माइंस की वजह से नुकसान होता है, तो कुछ एक फंड है जो माइनिंग जो अर्न करती है उसका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में चला जाता है, जिसके जो होल सोल होता है वो होता है डीएम, कलेक्टर साहब होते हैं इसके इंचार्ज, मतलब इसको फंड को रिलीज करने वाले। ठीक है, तो डीएमएफ के इंचार्ज कौन है? कलेक्टर साहब होते हैं, और वो फंड कहाँ से आ रहा है? एमएमडीआर एक्ट में जो नुकसान होता है, ताकि वो वहीं के विकास के लिए लगाया जा सके। माइंस से होने वाले नुकसान की वजह से आसपास के पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उसी के विकास के लिए है डीएमएफ फंड। एमएमडीआर एक्ट 1957। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी 1960, इसके ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादातर बनते रहते हैं ना, अलग अलग एक्ट्रेसेस है, अलग अलग एक्ट्रेस है, जैसे वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनती रहती है। ठीक है, चलो फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और जो अगली क्लास होगी ना आपकी नेक्स्ट एमसीक्यूज वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें रिवीजन होगा बहुत सारा। ठीक है, तो वो भी मिस मत करना प्लीज़। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, पानी से संबंधित रोकथाम और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का रोकथाम एक्ट कब का है? 1974 का है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है? 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट पर्यावरण, फॉरेस्ट नहीं, वन, वन संरक्षण अधिनियम 1980। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 1981, 81, 1981, 1981। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब कुछ लोगों को ये होगा कि सर हमने तो ये याद कर रखा है, लिख रखा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। भाई 5 ही मिनट तो लग रही है, और 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा, श्योर शॉर्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बीडीए 2002, ये अपना राजस्थान का 2010 है। ये चीज़ सेंटर की है, और यही चीज़ राजस्थान में 2010 से ही क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा राजस्थान में है तो स्पेसिफिक ध्यान रखना, 2010 का है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, एफआरए राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अभी भी क्यों चल रहा है, क्योंकि ये जो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वहाँ के जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट से अपना बेनिफिट उठाते हैं, अब वो वहाँ से बहुत टाइम से, लंबे समय से रह रहे हैं, लगभग इनमें क्राइटेरिया कर रखा है जो 75 साल, 50 साल या 75 साल से ऊपर रह रहा है, तो वो सब चीज़ें निर्भर किस पे? वो तो पर्यावरण पे निर्भर है, और अचानक आप कहते हो कि आप वहाँ से खाली करो जगह को। ठीक है, उनको राइट्स, मतलब जो वहाँ पे 75 साल से रह रहा है सिर्फ उन्हीं को राइट्स दिए जाएंगे, तो वो 20-30 सालों से रह रहा है उसका क्या? 40 साल से रह रहा है उसका क्या? तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें अलग अलग चीज़ों पे टिप्पणी कर रही है, उनको हटाओ, ये करो कि उनको कंपनसेशन दो, उनको कहीं और रिहेबिलिटेशन करो, पुनर्वास करो। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही है, तो आपको वापस रिवीजन एक सेंटेंस में क्विकली बता देता हूँ। फिशरीज, मछलियों से संबंधित 1897। फॉरेस्ट, वन से संबंधित 1927, एमएमडीआर एक्ट। माइन से संबंधित हेल्प और नेल्प इसी के अंदर है। पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, एनिमल्स को बचाओ। ठीक है, जैसे शेल्टर ये होते हैं ना, कसाई खाने जैसे होते हैं, जो कसाई खाने, वो भी इसके तहत रेगुलेट होते हैं। कसाई खानों के भी कुछ नियम होते हैं ना, कसाई खानों के, तो वो भी इसी से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो भी इसी से रेगुलेट होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, डब्ल्यू है। ठीक है, जलीकत्तू बहुत न्यूज़ में रहता है, जालीकत्तू। ठीक है, जालीकत्तू क्या है? तमिलनाडु में ही है ना, तमिलनाडु में बुल फाइटिंग होती है, उस जो बुल होता है, भैंसा, उसको पकड़ते हैं, उसको है ना, उसको पकड़ के उसको रेस करते हैं, तो वो आपको, वो भी इसी में, वो इसमें आता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो न्यूज़ में, जलीकत्तू तमिलनाडु का है खेल। जलीकत्तू कहाँ का है? तमिलनाडु का। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। एयर वाला, वायु प्रदूषण से संरक्षण 1981। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 81 के बाद 86।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट 2006। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आपका एमसीक्यूज बेसिस पर रहेगा, रिवीजन रहेगा और काफ़ी चीज़ें उसमें कवर होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल उनको देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।